नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अतीक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका हुई दाखिल। यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में कहा कि अतीक की हत्या में राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। याचिका में कहा गया कि अतीक की हत्या में राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है। तो अतीक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया है जहां पर पिटीशन दाखिल की गई है। निश्चित रूप से आप देखिए, जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और कई उसके आरोपी, अगर हम बात करें तो उनको हिरासत में लिया गया या कई के इनकाउंटर भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल तब उठने लगे जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए ले जाया गया था और कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में उन दोनों की हत्या हो जाती है। उसके बाद ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर उठने लगे हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। इसी बीच दो चीजें हैं। पहले याचिका डाली जाती है विशाल तिवारी जो कि वकील हैं उनकी ओर से, और दूसरी याचिका अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर, उनकी ओर से याचिका डाली जाती है। विशाल तिवारी की याचिका की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दोनों की याचिका, चाहे अमिताभ ठाकुर की बात करें या विशाल तिवारी की बात करें, लगभग मिली जुली बातें उन याचिकाओं में लिखी गई है। विशाल तिवारी की याचिका की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि उस याचिका में यह कहा गया है कि 2017 के बाद करीब 183 एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हुए हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उस याचिका में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि कई जो एनकाउंटर्स है वो फर्जी है। और साफ बात इसमें यह कहा गया है कि अगर पुलिस डेयर डेविल्स बनती है तो निश्चित रूप से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और कानून व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश है उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हम इस पूरे हत्याकांड की जांच कराएंगे, किस तरीके से अतीक अहमद का क्यों हत्या, कैसे हत्या हुई, क्या हुआ पूरी तरीके से, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग भी बनाया है। लेकिन अब चूंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है तो निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को देखना होगा एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे याचिका को एक्सेप्ट करता है तो निश्चित रूप से सुनवाई के लिए एक तारीख दी जाएगी। उसके बाद इस याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी जाएगी और संभवतः उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हुई है उसके बाद यह भी कयास लगाए जाने लगे थे कि अगर कोई याचिका नहीं डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अक्सर पहले भी स्वतः संज्ञान लेता रहा है और इस मामले में भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे तरीके से इस याचिका में जिक्र किया गया है विशाल तिवारी की, आप देखिए इसमें विकास दुबे का जिक्र किया गया है, असद अहमद के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का सजा देने का जो प्रावधान है वो न्यायपालिका तय करती है और न्यायपालिका ही में ही निहित है कहीं ना कहीं सजा देना। लेकिन जिस तरीके से पुलिस खासतौर पे फर्जी एनकाउंटर करने का पुलिस पर आरोप लगता है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं याचिका डाली गई है। एक तरफ विशाल तिवारी याचिका जो कि वकील हैं वो याचिका डालते हैं, दूसरी तरफ जो कि अमिताभ ठाकुर की बात करें पूर्व आईपीएस है उनकी ओर से याचिका डाली जाती है। अब निश्चित रूप से आने वाला वक्त बताएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो दोनों की ओर से, क्योंकि अलग अलग निश्चित रूप से ये सुनवाइयां होंगी और दोनों ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, याचिकाकर्ता की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगता है उत्तर प्रदेश सरकार से तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से विपक्षी नेता लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, इस न्यायिक हिरासत में जो हत्या हुई है उसको लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार भी ये कह रही है कि जल्द से जल्द हम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है मौके से। तो निश्चित रूप से अब पूरी तरीके से दो पहलू है, एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ कानूनी पहलू पर भी विपक्ष जा रहा है, यानी कि कई याचिकाएं जो है वो कहीं ना कहीं वकील की ओर से भी डाली जा रही है, पूर्व आईपीएस की ओर से भी एक याचिका डाली गई है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ टिप्पणी करता है। अगर याचिका एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद तारीख मिलती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी टिप्पणी करता है। लेकिन चूंकि न्यायालय में ये प्रक्रिया चल रही है तब इंतजार करना होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है और याचिका एक्सेप्ट करता है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार बनाकर यह याचिका दाखिल की गई है। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर का भी जांच की मांग की जा रही है। तो लगातार पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, लगातार जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 2 पिटीशन डाले गए हैं, एक तो जहां पर पूर्व आईपीएस ने ये पिटीशन डाला है, तो वही एडवोकेट ने ये भी पिटीशन डाला है, और ये पूरा जो आधार एडवोकेट विशाल तिवारी ने बनाया है वो प्रशांत कुमार के बयान को बनाया है। जिस तरीके से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि प्रशांत कुमार ने किस तरीके से आशंका जताई थी, और उसके बावजूद भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और कहीं ना कहीं इसे ही आधार बनाकर प्रशांत कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो विशाल तिवारी की ओर से जो कि वकील हैं, उनकी ओर से याचिका डाली गई है, और निश्चित रूप से आधार कई चीज़ों का उस याचिका में बनाया गया है, कई चीज़ों का आधार बनाया गया है। आप देखिए, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है तो निश्चित रूप से हर चीज़, हर बिंदु को उस याचिका में इंगित किया जाता है, ताकि याचिकाकर्ता का जो पक्ष है वो कोर्ट में मजबूत रह सके। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो भी बयान आते हैं, या उनके प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जो भी बयान आते हैं, निश्चित रूप से उसको आधार बनाया जा सकता है। तो लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की याचिकाएं पहले भी डाली जाती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, न्यायिक हिरासत में जो 2 हत्याएं हुई हैं, माफिया अतीक अहमद की बात करें या उसके भाई अशरफ अहमद की बात करें, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि कयास पहले से ही लगाए जाते रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं डाली जाती है तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई ऐसे प्रकरण रहे हैं जिसको लेकर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, दूसरे राज्यों के ही मामले में उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लिया है, और कहीं ना कहीं फटकार भी दूसरे राज्यों के इस तरीके के मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों को लगाई है। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं को पकड़ रही है, उनके एनकाउंटर्स कर रही है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो गया है कि न्यायिक हिरासत में कैसे किसी की हत्या की जा सकती है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, ये सवाल तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश सरकार पे उठ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार, आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, लगातार आदेश दे रहे हैं, हर उस पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो चूंकि सवाल खड़े हुए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो अब विशाल तिवारी जो कि वकील है, उनकी ओर से याचिका डाली गई है जिसमें 7 सीधे तौर पे जिक्र किया गया है, 2017 के बाद के एनकाउंटर्स का जिक्र किया गया है, यह भी कहा गया। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, ये पूरा मामला किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की सुनवाई चली है। 9 मई को होगी राव एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील का बयान सामने आया है। ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है, लिहाजा सुनवाई आज टाल दी गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन कि आज जो सुनवाई होनी थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, वो सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दी गई है। 9 मई को अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ लगातार पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, देखिए, ये पूरा मामला किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 9 मई को होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, तीनों की ही मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अलग अलग मामलों में तीनों से पूछताछ हो रही है। सत्येंद्र जैन की बात करें, चूंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है, और निश्चित रूप से कई याचिकाएं या कई अगर हम बात करें, कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राहत भी दी जाए। इसके अलावा एक बात और कही गई थी कि ट्रांसफर को लेकर एक याचिका जरूर डाली गई थी, जिसमें पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो हालांकि किसी कारणवश पिछली बार भी सुनवाई टल गई थी कोर्ट में, लेकिन इस बार जो सुनवाई हुई है निश्चित रूप से अगली तारीख 9 मई को दी गई है। अब 9 मई को देखना होगा कि सत्येंद्र जैन की वकील की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अन्य दूसरे पक्ष की ओर से क्या कुछ कोर्ट रूम में दलीलें दी जाती है, जिसके बाद संभवतः कोर्ट रूम कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन को राहत दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जब 9 मई को सुनवाई होगी तब ये पता चलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक जो
याचिकाएं हैं जो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अनुरोध किया जा रहा है कोर्ट से कि कहीं ना कहीं राहत दी जाए, तो अभी फिलहाल सत्येंद्र जैन को इस पूरे मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन के वकील लगातार दावा कर रहे हैं कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी और निश्चित रूप से सत्येंद्र जैन को राहत मिलती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी है। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम एडमिट है। तो सपा नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि देर रात सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। गंगाराम अस्पताल में आजम एडमिट है। तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है आजम खां को। हालांकि अभी क्या कुछ स्थिति है ये अभी बात साफ नहीं हो पाई है। वाराणसी का ज्ञानव्यापी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानव्यापी मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वजूखाने के सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। रमजान के दौरान सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। तो ज्ञानव्यापी मामला किस तरीके से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वजूखाने के सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के दौरान सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। और देखिए ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका डाली गई है। तो वाराणसी का ज्ञानव्यापी मामला किस तरह से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हालांकि इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या नहीं करता है ये देखना होगा। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक बार फिर से ज्ञानव्यापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और अब मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने याचिका डाला है कि किस तरीके से रमजान के महीने में जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसको खोल दिया जाए। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चर्चाएं हो रही थी पिछले साल, आपने देखा किस तरीके से इसको लेकर चर्चाएं हुई, तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई है और इस याचिका में सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष ने अपील किया है कि वजू के लिए एक वैकल्पिक जो जगह है उसका इंतजाम किया जाए। इसके अलावा यह भी याचिका में कहा गया है कि रमजान के चलते बड़ी संख्या में जो रोजेदार है वो कहीं ना कहीं नमाज पढ़ने आते हैं और ऐसे में वजू के लिए एक वैकल्पिक जो जगह है उसको दिया जाए और कहीं जहाँ पे जो रोजेदार है वो वजू कर सके। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला था तो स्थिति आपने देखा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो गई थी। उसके बाद उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। संभवतः आज पूरे मामले में सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना फैसला देता है। क्या मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं देता है। क्योंकि पिछली बार जब लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में या पहले भी सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो स्थिति यथावत बनी है, यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वही स्थिति यथावत बने रहने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल की याचिका जो डाली गई है अब उसमें देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें फिर से इंतजामिया कमेटी की ओर से दी जाती है, मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जाती है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में राहत देता है या नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से रमजान के दौरान सीलबंद क्षेत्र खोलने की मांग की गई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करता है या नहीं ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,111 मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 60,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना के मामले किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 9,111 मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। तो लगातार कोरोना भारत में अपना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अब प्रशासन और सरकार दोनों ही सतर्क है। तमाम गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा रहा है और किस तरीके से कोरोना में स्थिति लोगों को बचाने की है। तो लगातार सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो किस तरीके से आपको दूरी बनाकर रखनी है, मास्क का प्रयोग एक बार फिर से आपको करना है। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य जो सावधानियां लगातार कोरोना काल में लोगों ने बरती है उसको एक बार फिर से अपनी जीवन शैली में उतारने की जरूरत है। लगातार
प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सभी को वो तस्वीरें याद है किस तरीके से कोरोना काल में तमाम अस्पतालों की स्थिति, जहां बेड, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाई थी, अब वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि अतीक अहमद के बारे में पूरा देश जानता है कि वो कितना बड़ा माफिया था। कोई घटना हुई तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, आयोग बनाया है और जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस दौरान बीएल वर्मा ने राम गोपाल यादव पर पलटवार भी किया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उमेशपाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों का एनकाउंटर भी इस दौरान हुआ, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से न्यायिक हिरासत के दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, सवाल लगातार विपक्षी दल उठा रहे हैं कि किस तरीके से, क्या उतनी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई सरकार और न्यायिक हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हो जाती है। देखिए, अतीक अहमद के बारे में सबको पता है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में सबको पता है। और जिन विपक्षी दलों की आप बात कर रहे हैं, तो जब उमेशपाल हत्याकांड में जो ऐसे शूटर या जो उसमें दोषी थे, उनके साथ भी घटना होती है, तब भी उनकी तकलीफ होती है। प्रदेश की जनता, देश की जनता तो खुश होती है कि ऐसे लोगों का अंत होना चाहिए, लेकिन उनको तो उस समय भी ये लग रहा था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो लोग अपराधियों को सह और संरक्षण देते रहे हैं और अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़ाते रहे हैं, तो अपराधियों से जिनकी सहानुभूति है वो इस प्रकार की बातें करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, कानून पर विश्वास करती है। योगी जी ने उसके लिए जांच आयोग की कमेटी में काम किया, जांच आयोग 3 सदस्यीय बनाने का काम किया है और 2 महीने में उसकी रिपोर्ट आने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि जब सामने जांच का परिणाम आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो लोग डरे उस समय दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है शायद उनको पहले से डर है कि जांच की रिपोर्ट में कहीं आँच हम पर ना आ जाए। सर, राम गोपाल यादव है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा है कि आश्चर्य नहीं होगा कि अतीक के 30 बेटे भी मारे जाएं। नहीं, तो राम गोपाल यादव को तो जो इनका बेटा जो है अभी इनकाउंटर हुआ है उसमें भी दर्द हो रहा होगा, क्यों मारा गया। तो जिनसे लगाव रहा है अपराधियों से, उनके लिए तो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन उनके बोलने से देश और प्रदेश नहीं चलता है। देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है और हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और हम करेंगे। सर, सरकार ने आयोग भी बना दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है? मैंने बताया ना, अगर कहीं कोई किसी प्रकार की चीज़ें जांच में आएगी ना, और घटनाएं तो इससे बड़ी सुरक्षा में भी हुई है। और मैं कहूँगा कि उमेशपाल की भी तो सुरक्षा थी, उस सुरक्षाकर्मियों को कैसे मारा गया, तो उसका कोई दर्द नहीं है। इनमें से एक भी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने या इन्होंने उसके लिए कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों मारा गया, ये पुलिस वाले थे, ये क्यों मारे गए। तब मैं कहूँगा कि जिनके मन में जिनके प्रति सहानुभूति होती है तो रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कानून पर भरोसा करती है और कानून व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। वीडियो निशानी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अब खबर वाराणसी से है, जहां G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज है। मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी। 17 से 19 अप्रैल तक चलेगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। तो काशी में होगी G20 की 5 बैठक। सम्मेलन की बैठक में कृषि वैज्ञानिक करेंगे चर्चा। बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने पर मंथन होगा। बैठक में स्थायी खेती को लेकर चर्चा करेंगे वैज्ञानिक। तो G20 की बैठक वाराणसी में आयोजित होगी, तो काशी में ये 5 बैठक आयोजित होगी और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं बेहद भव्य की गई है। लगातार जो इस पूरी बैठक का थीम रहने वाली है, किस तरह से बढ़ती आबादी में हर एक व्यक्ति को अनाज मुहैया हो, इसका प्रयास, किस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, नई नई तकनीकी के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा सके।
महाराष्ट्र में भूषण पुरस्कार के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अधिकारी मौत का कारण गर्मी बता रहे हैं, लेकिन पीड़ित प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन बैठने की जगह कम पड़ गई। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने शिंदे सरकार के आड़े हाथों लिया है और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचे हुए थे। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक से भी लोग आए थे। काफी संख्या में गुजरात से भी लोग पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम चलता रहा और लोग तेज धूप में नीचे खड़े होकर देखते रहे। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई लोग तो मौके पर ही बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। तो महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार समारोह में यह हादसा, जहां लू लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस दौरान बीमार पड़ गए हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार गर्मी प्रचंड हो रही है और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त नहीं की गई। शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया है विपक्ष ने। तो 100 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। अब बात पटना की। पटना में बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। आनन फानन में लाश जलाने की धमकी दी जा रही है। वहीं उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीली शराब बेचने वालों को बचाने के लिए प्रशासन परेशान है, लेकिन जहरीली शराब बेचने और परोसने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है और किस तरीके से प्रशासन उन्हें बचा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। लगातार जहां एक तरफ शराब पर पूरे बिहार में पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कितने सारे मामले सामने आ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और इसे लेकर बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए। तो प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। संजय जायसवाल ने यह बड़ी बात कही। आज से 2000 वर्ष पहले मिस्र में एक फराओ राजा हुआ करते थे और राजा के गलतियों के कारण मिस्र की हजारों जनता मारी गई थी। और यह जो मूसा की कहानी पढ़ते हैं वही चीज़ आज हम बिहार में देख रहे हैं। बिहार में भी एक फराओ जैसे राजा हो गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके राज में अचानक लोग मर जाते हैं जिसका किसी को कारण पता नहीं चलता है। और यह सब कहा जाता है कि न जाने कौन सी देवीय आपदा हुई जिसके कारण यह सारी मृत्यु हुई है। यह पूरा का पूरा जहरीली शराब के तंत्र को प्रशासन का सहयोग हासिल है। आज से 2 और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं और देखिए इसी को लेकर संजय जायसवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। देखिए, संजय जायसवाल जो है बीजेपी से हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं जी। और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर जो अभी निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार को, तो उनकी सरकार में जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी, नीतीश कुमार जब भाजपा में हुआ करते थे, उस क्रम ही शराबबंदी का जो है वो किया गया था बिहार से जी। अब जहां तक रहा चाचा भतीजे का जो सरकार चल रहा है बिहार में और जो शराबबंदी में मर रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है कि उस पर अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी वहां पे ना उन लोगों को किसी तरह का लाभ दिया जा रहा है, ना उनके परिवार परिजनों को कोई पूछने के लिए कोई वहां से बड़ी नेता जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर बोलने के लिए विपक्ष को भी कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। और रहा यदि भाजपा की बात, तो देखिए भाजपा के पुराने नेता होने के नाते संजय जायसवाल ने जिस प्रकार नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। इसलिए कि शराबबंदी का जो नियम लागू है नीतीश कुमार का किया हुआ था, उसके बाद यदि शराबबंदी में जहरीली शराब से यदि कोई मरता है, उसमें नीतीश कुमार और की सरकार में ना उन्हें पूछा जा रहा है, ना उनके यहाँ से कोई बड़ी नेता जा रहे हैं। तो जाहिर सी चीज है कि इस पर बीजेपी का हमला लगातार अभी चलता जा रहा है। चुनावी माहौल जो है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, इसमें भी विपक्ष को कहीं ना कहीं कुछ मौका चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए।
अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के अमृतसर में सुबह एक नकाबपोश ने बीजेपी नेता बलविंदर सिंह गिल को गोली मारकर फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मिलकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स उनकी हालत नाजुक बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।